ईरान अमेरिका में आपको मुआहिदा नजर आ रहा है, दोबारा लड़ाई नजर आ रही है। बूट्स ऑन ग्राउंड और एक उसने ऑप्शन एक्सरसाइज ब्लॉकेड की यूएई एक मुल्क नहीं है बल्कि ये अमेरिका के बेसिस है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद थी अमेरिका की ईरान के खिलाफ, उसको रशिया ने वीटो किया है, चाइना ने नहीं किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, लेकिन कह रहे हैं कि यूएई और इजराइल आपस में वैसे ही डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब का है। ये ज्यादा डेंजरस बात नहीं है? वो पैक्ट से यूएई निकला और यूएई का टिल तो टोटली इजराइल की तरफ है। इस वक्त इंडिया जो है पर्टिकुलरली मई 25 से ऑनवर्ड्स आज तक इस कैपेबिलिटी में नहीं है दोबारा से पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख सके या उस पर एग्रेशन कर सके। पर हमारे पास भी तो F-16 के सोर्स कोड नहीं है। हमें F-16 जो थी ना इम्पोर्टेंस वो JF-17 और J-10C के बाद कम हो गई। संदूर 2 जारी है टेररिज्म की शक्ल में, और वो बजरिया अफगानिस्तान जारी है। हमने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, लेकिन हमें मतलूबा नताइज तो नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे आज के मेहमान जनरल समरेज सालिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। सर हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक तो ईरान अमेरिका है और एक बनियानुल मरसूस और मार्का हक है। दोनों पर आपसे बात करेंगे। पहले ईरान अमेरिका में आपको मुआहिदा नजर आ रहा है, दोबारा लड़ाई नजर आ रही है? मुजम्मिल साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, मैं अगर अपना एनालिसिस करता हूं तो मुझे तो मुआहिदा नजर आ रहा है, अच्छा। क्योंकि मेरे नज़दीक अमेरिका जो है वो अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुका है। हम्म। उसके पास दो ही ऑप्शंस रह गई थी आखिर में, एक बूट्स ऑन ग्राउंड हम्म। जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अनथिंकेबल, सेकंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, अगेन कॉन्सिक्वेंसेस इवन मोर अनथिंकेबल, और हम्म। एक उसने ऑप्शन एक्सरसाइज ब्लॉकेड की। सो मेरे नज़दीक अमेरिका अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हैं। मजीद इसके बाद अगर वो लड़ाई का रास्ता अडॉप्ट करते हैं तो वही कुछ होगा जो पहले हुआ है, और उसके भी वही रिजल्ट्स होंगे, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू अचीव देयर रिजल्ट्स लाइक बम्बार्डमेंट और इस तरह की जो एक्टिविटीज है। सो ईरान के लिए भी क्रिटिकल है कि ये सेसेशन रुके, दुनिया के लिए भी क्रिटिकल है, अमेरिका के लिए भी क्रिटिकल है। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना जा रहे हैं ऑन 14th ऑफ दिस मंथ, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। पर वो कहते हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मस अगर ईरान नहीं खोलेगा तो फिर लड़ाई तो करनी पड़ेगी। आपके सामने सऊदी अरब और सब ने दोबारा एयर बेसिस दे दी हैं, एयर स्पेसेस दे दी हैं। तो ईरान स्टेट ऑफ हुर्मस नहीं खोल रहा, तो फिर लड़ाई तो स्टेट ऑफ हुर्मस पे नजर आ रही है। देखिए, इसमें होता ये है कि जब इस तरह की कंडीशन में जाहिर है दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस होती हैं। अमेरिका अपना अपने एंड्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है, ईरान अपने एंड्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। हम्म। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इट इज नाउ क्रिटिकल फॉर हम्म। ऑल द पार्टीज, दैट इज द वर्ल्ड, यूएस एज वेल एज ईरान, कि लड़ाई दोबारा ना शुरू हो। मेरी ये होप है और मेरा ये एनालिसिस है कि कोई मिडिल ग्राउंड आ जाएगा जिसमें कि विदाउट फाइटिंग फर्दर कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाएगा। नहीं, पर बोन ऑफ कंटेंशन तो 440 किलोग्राम यूरेनियम है। ईरान अमेरिका को दे देगा यूरेनियम? ये जो मेन इशू ये है ना जी, कि अमेरिका जंग में वो कुछ हासिल नहीं कर सका जिसके लिए उसने जंग शुरू की थी। तो अमेरिका को मेरी असेसमेंट में एक वॉर ट्रॉफी चाहिए, जो ना सिर्फ वो अपनी पब्लिक बल्कि पूरी दुनिया को दिखा सके कि ये मेरा मकसद था जंग में जाने के लिए। हम्म। और वो ओनली जो मुझे ऑप्शन नजर आती है वो न्यूक्लियर डील है। हम्म। ऐसी न्यूक्लियर डील हो जो कि विजिबली या नोशनल डोमेन में ओबामा की न्यूक्लियर डील से बेहतर हो, हम्म। तो फिर ही ये जो एक्शन ऑफ वॉर है इसको प्रेसिडेंट ट्रंप जस्टिफाई कर सकते हैं फॉर इंटरनल ऑडियंस एज वेल एज ग्लोबल ऑडियंस। हम्म। वो जो है वो ट्रॉफी ईरान अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर को आखिर में डिस्कस करेंगे, अमेरिका कहता है कि न्यूक्लियर को सबसे पहले डिस्कस करें। लेकिन ना लेकिन ईरान ईरान ने अब यूएई को हिट किया है, ये स्टेट ऑफ हुर्मस के जो मिसाइल शिजाइल के बाद। तो यूएई को तो उसने धुरी बना लिया है, उस पर कुछ भी हो तो मिसाइल वो यूएई पे मार देता है। देखिए, पिछले दिनों किसी ने ईरानियन लीडर ने बड़ी खूबसूरत बात की कि यूएई एक मुल्क नहीं है हैं? बल्कि ये अमेरिका के बेसिस हैं। और हमें नजर भी इसी तरीके से आता है कि हम्म। कुछ जाइंट साइंस रीजन में, वेस्ट हम्म। एशिया में ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, और ये छोटे छोटे कंट्रीज हैं जो इनको सराउंड कर रहे हैं, इनके नजदीक हैं। तो एज सच ये बात सही लगती है कि यूएई का ओनली पर्पस विच यूएई इज सर्विंग इज द यूएस बेसिस।
तो अगर ईरान की जंग यूएस के साथ चल रही है तो डेफिनेटली ईरान में अभी ये कैपेबिलिटी तो नहीं है कि यूएस मेन लैंड के ऊपर वो अटैक करे। तो यूएस के बेसिस विच आर सराउंडिंग ईरान और जिनका पर्पज ही ईरान के ऊपर अटैक करना है, उनको वो स्ट्राइक करेगा। पर आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद थी अमेरिका की ईरान के खिलाफ, उसको रशिया ने वीटो किया है, चाइना ने नहीं किया। देखिए, इसमें जो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग इमर्ज हो रही है कि हम्म। वो अमेरिका जिसने यूएन को एब्सोल्युटली रिडंडेंट और नॉन एंटिटी बना दिया था। हम्म। अगर हम गाजा की सिचुएशन को देखें, इसराइल की एक्शंस को देखें, तो यूएस कह रहा था कि जी मुझे कोई फिक्र नहीं है कि यूएन रेजोल्यूशंस क्या कहती हैं और यूएन क्या है। हम्म। लेकिन अब दोबारा यूएस को उधर वापस जाना पड़ा है, यूएन के पास। हम्म। और मार्को रूबियो की जो पिछले दिनों एक स्पीच थी जिसमें उसने ये विश किया कि यूएन जो है इट शुड प्ले इट्स रोल इन कंडेमनिंग ईरान एंड मेकिंग श्योर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। तो मेरे नजदीक ये यूएस की हेल्पलेसनेस है कि और वो कुछ नहीं कर पा रहे। अब अगेन दे आर लुकिंग एट यूएन कि यूएन उन्हें हेल्प करे, वर्ल्ड कम्युनिटी उन्हें हेल्प करे इन ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई एम नॉट फुली अपडेटेड ऑन दिस डेवलपमेंट जिसका आपने जिक्र किया है कि रशिया ने उसको वीटो किया है और चाइना ने वीटो नहीं किया। बट ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड, चाहे दोनों करें या एक करें, जो ऑब्जेक्टिव है वो तो अचीव हो जाता है एक वीटो से भी। अच्छा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, लेकिन कह रहे हैं कि यूएई और इजराइल आपस में वैसा ही डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब का है। इससे क्या होगा? ये ज्यादा डेंजरस बात नहीं है? देखिए, अभी जो मिडिल ईस्ट है उसमें तो नई अलायंसेज इमर्ज हो रही हैं। एक तरफ इंडिया और इसराइल आपस में कलूड कर रहे हैं। ये दोनों वो ममालिक हैं जो बिगेस्ट द लार्जेस्ट पॉलिटिकल इश्यूज जो ग्लोबल लेवल के हैं, एक पैलेस्टाइन और कश्मीर, ये दोनों के दोनों आर द ऑक्युपेंट्स। और ये आपस में कलूड कर रहे हैं इन दोनों पॉलिटिकल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी भी जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसमें। यूएई जो है उसने अपना पूरा जो वेट है वो इसराइल के हक में डाल दिया है। ओपेक से यूएई निकला और यूएई का टिल तो टोटली इसराइल की तरफ है। सो इसराइल के जो इंटरेस्ट है उनको यूएई सर्व कर रहा है। इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज, कोई शक नहीं कि यूएई, इसराइल और इंडिया का जो नेक्सस है वो पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज होगा। लेकिन कन्वर्सली एक और अलायंस भी बन रही है जो मेरा ख्याल है कि इन लोगों के लिए परेशानी का बायस होगी, जो कि टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की है। अच्छा, आप उसको देखते हैं। चलें अब ज़रा आ जाते हैं बयानुल मरसूस पे और मार्काए हक पे, उसका 1 साल का जश्न मनाया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं, अक्सर हमारी जो जंगें हैं उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते रहते थे, 71 के हवाले से, 65 के हवाले से। क्या चेंज लाया बयानुल मरसूस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस में? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। देखिए, मई 25 में मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रीबर्थ हुई। हम्म। उससे पहले हमारा दुश्मन देख रहा था कि पाकिस्तान कुछ इंटरनल मसाइल में घिरा हुआ है और उसकी कोशिश थी कि उसको उस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट करे और हमारे में फर्दर डिविजन्स कॉज करे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से और अवाम की स्ट्रेंथ की वजह से हमारे में यूनिफिकेशन आई। हम और ज़्यादा सॉलिडिफाई हुए बजाय और बिखरने के। सो मेरे नज़दीक जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो टिल्ट हो गया पाकिस्तान की फेवर में। हम्म। इस वक्त इंडिया जो है पर्टिकुलरली मई 25 से ऑनवर्ड्स आज तक इस कैपेबिलिटी में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया दोबारा से पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से देख सके या उस पर एग्रेशन कर सके। ये मैं बात कर रहा हूँ कन्वेंशनल डोमेन की। जब तक इंडिया अपने इन एडिक्वेसीज अपने सिस्टम की एड्रेस नहीं करता जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, तो इंडिया कन्वेंशनल डोमेन में अगर कोई कार्रवाई करता है तो मजीद मार खाएगा। जो अनकन्वेंशनल डोमेन है जिसमें टेररिज्म, उसमें डेफिनेटली इंडिया ने अपस्केल किया अपने एक्शंस को और अफगानिस्तान के साथ क्लूड किया और पाकिस्तान में उसने टेररिज्म को बढ़ाने की कोशिश की। उसमें भी जो पाकिस्तान ने एक्शन लिए हैं उसने इंडिया को चेकमेट किया है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि ईरानियन फ्रंट भी स्टेबलाइज होगा, अफगानी फ्रंट भी स्टेबलाइज होगा बहुत वेरी सून। तो इसलिए ओवरऑल अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक डोमेन में, नैरेटिव की डोमेन में, मिलिट्री डोमेन में और मीडिया डोमेन में एंड इवन साइबर डोमेन में
इंडिया को बहुत बुरे तरीके से बीट किया है। अच्छा, हमारे कुछ तो हमने उनके जहाज गिराए, वो तो सबको पता है। फिर हमने अल-फतह मिसाइल चलाए। बहुत सारे दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमने अल-फतह क्यों चूज़ किया? हमने गौरी क्यों नहीं चलाया? हमने बड़े मिसाइल क्यों नहीं चलाए? हमने छोटे अल-फतह मिसाइल क्यों चलाए? इसको क्या क्या इसकी क्या वजह है? देखिए मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान ने हमेशा से एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट मैयड रिस्पॉन्स दिया। देखिए मेरी अगर किसी से चपकलिश है तो मैयड रिस्पॉन्स ये होता है कि जितना मुझे हिट किया जा रहा है उतना ही करस्पॉन्डिंग मैं भी हिट कर दूं, जिसको हम कहते हैं क्विड क्विड प्रो को, कि जितना मुझे डैमेज किया उतना मैं कर दूं। लेकिन ये कि हो सकता है आपके पास कैपेबिलिटी से कहीं ज्यादा हो, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट आप अपने ऊपर एक स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट रखते हैं। हमें यह भी पता है कि हम ज्यादा जहाज गिरा सकते थे, हमने कम गिराए। हमें यह भी पता है कि हम बड़े मिसाइल यूज कर सकते थे, हमने छोटे मिसाइल यूज किए, क्योंकि हम ये मैसेज देना चाहते थे कर हम वो भी सकते हैं, लेकिन हमने किया नहीं, बिकॉज हम उतना ही डैमेज कॉज करना चाहते थे जितना एसेंशियल था। लेकिन इस डैमेज में भी पाकिस्तान ने एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट कर दी थी कि इंडिया को लाले पड़ गए थे कि अगर पाकिस्तान ने कोई ग्राउंड ऑफेंसिव इनिशिएट कर दिया तो इंडिया को उसका उसका उसको रोकने का के पास उसके पास कोई जरिया नहीं रह बचा था। तो मेरे नजदीक पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने कार्ड्स खेले वो इफेक्टिव थे, वो मैयड थे, और उन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, मैं अक्सर कहता हूं कि इसी तरीके से है कि एक बड़ा बॉक्सर छोटे बॉक्सर को रिंग में चैलेंज करता है और छोटा बॉक्सर उसको एक मौका मारता है, एक पंच मारता है और बड़ा बॉक्सर जमीन पे पड़ा हुआ है, नॉकआउट आया हुआ। दिस इज एग्जैक्टली जो हुआ इंडिया के साथ। सो पाकिस्तान ने मेरे नजदीक अपने कार्ड बहुत इफेक्टिवली यूज किया। पर इंडिया ने तो ब्रह्मोस यूज़ किए ना, बड़े मिसाइल यूज़ किए, हमने छोटे मिसाइल यूज़ किए। देखिए इंडिया जो है वो ब्राह्मोस यूज कर रहा था बिकॉज उसके टारगेट्स डिफरेंट थे, हमारे हुँ, टारगेट्स डिफरेंट थे। हमारे टारगेट्स थे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जिन्होंने के हमें हिट किया, जिनकी जिनकी लोकेशन से हमें हिट किया गया, उनके लिए हमें फतह मिसाइल बहुत सफिशेंट। फ्यूचर में आपने आजकल बातचीत सुनी होगी कि अगर हम फ्यूचर में इंडिया कुछ ऐसा काम करता है तो हम मशरक से आगाज करेंगे, हम डेप्थ में जो लोकेशन है, डेप्थ में जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्ट्राइक करेंगे। सो पाकिस्तान ने काउंटर सिटी टारगेट्स नहीं चुने, उन्होंने काउंटर सिटी टारगेट्स चुने। और उन्होंने तो हमारे वो जो है एयर बेसेस को भी हिट किया। एब्सोल्युटली एयर बेसिस को भी हिट किया, डीप हिट किया। हमने उनके जो बेसिस थे स्ट्रंग अलोंग द बॉर्डर उनको हिट किया, और आपने देखा कि वो पेन इतना स्वेयर था कि इंडिया चीख रहा था सीज फायर के लिए, पाकिस्तान नहीं कह रहा था। और वो कहते हैं कि एस-400 का जो एज है इंडिया को, उसका भी पाकिस्तान के पास कोई तोड़ नहीं है। जो उनका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है मिसाइल्स को रोकने का, और बैटरीज़ भी वो ले रहे हैं। तो दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट। जो हमारा एयर डिफेंस है HQ-9, वो एस-400 के मुकाबले का नहीं है। देखिए मुजम्मिल साहब, हमने तो प्रूव कर दिया है 2025 में। हुँ, जब 19 में हमारी लड़ाई हुई थी, इंडिया ने मार्का किया तो हमने उनका जहाज गिराया, और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हुँ, इस जंग में मई 25 में उसके पास राफेल भी थे और S-400 भी था। हुँ। हमने ये प्रूव कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं कि S-400 अपनी डोमेन में बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स का जो मिडिल ईस्ट में हाल हुआ है वो आपने देख लिया है। आयरन डोम और पेट्रियट मिसाइल्स, दे वर फार सुपीरियर देन S-400। व्हाट हैज हैपेंड इन मिडिल ईस्ट? क्या इसराइल को वो ये एयर डिफेंस सिस्टम बचा सके? सेकंड, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे डेयर डेवल पायलट्स ने जाके S-400 को स्ट्राइक किया, उसको अंदर जाके उसे उड़ा दिया। तो इट इज नॉट द गन, इट इज द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स। तो हमने वो उसकी जो सुपीरियरिटी थी वो हमने प्रैक्टिकली नलिफाई कर दी। जब हमने उनके PL-15 की मदद से उनके जहाज गिराए तो इंडिया की एयरफोर्स 36 घंटे के लिए ग्राउंड हो गई। सो दैट सुपीरियरिटी वॉज नलिफाइड। जब हमने S-400 उड़ाया तो इंडिया के पायलट्स ने S-400 के कवर के बगैर उड़ने से इनकार कर दिया। S-400 उड़ाने की मतलब टेक आउट करने की वजह से पाकिस्तान ने एक ऐसा कॉरिडोर क्रिएट किया कि उसमें अगर आपका आर्मर्ड डिप घुस जाता तो इंडिया को लाले पड़ जाने थे।
तो अब आप नेक्स्ट क्या देखते हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान के कब वो कहते हैं संदूर 2 उन्होंने करना है, कब व्हेन दे विल बी रेडी फॉर संदूर 2? देखिए, मेरी असेसमेंट पे तो संदूर 2 ऑलरेडी ऑन है। हमें ये नहीं देखना चाहिए, एक कन्वेंशनल डोमेन है, एक अनकन्वेंशनल डोमेन है। अनकन्वेंशनल डोमेन में उन्होंने संदूर 1 चलाया, उसके बाद उन्होंने संदूर 2 में अनकन्वेंशनल डोमेन को अपस्केल किया। बलूचिस्तान में अटैक बढ़ गए, केपी में बढ़ गए, अफगानिस्तान के साथ उनका कलूजन शुरू हो गया। अगर आप संदूर 2 को देख रहे हैं प्योरली कन्वेंशनल डोमेन के, दोबारा वो कब पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, तो हम जब ये संदूर 1 हुआ है तो बहुत सारे हमारे एनालिस्ट ये कहते थे कि अगले 3 माह में 6 माह में शायद दोबारा से वो करे। लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था कि जब तक वो अपनी डिफेंसिव सिस्टम की जो कमियां हैं उनको एड्रेस नहीं करता, वो दोबारा से अटैक का नहीं सोच सकता, क्योंकि उसकी वलरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। सो मेरे नजदीक अभी भी मैं नहीं समझता कि 1-2 साल तक उनकी सारी इनएडिक्वेसीज एड्रेस हो जाएंगी। राफेल एयरक्राफ्ट उनके पास जरूर है, लेकिन राफेल एयरक्राफ्ट का सोर्स कोड नहीं है। सोर्स कोड इज एसेंशियल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट विद अदर सिस्टम्स। पाकिस्तान और इंडिया में जो बेसिक फर्क था पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स में, वो इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम्स था। हमारे सिस्टम्स इंटीग्रेटेड थे, उनके सिस्टम्स इंटीग्रेटेड नहीं थे, जिसका उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सबक मिल गया है और उन्हें एहसास भी है। लेकिन बाकी डोमेन में वो अपनी पूरी कोशिश करता रहेगा कि पाकिस्तान को डैमेज करने की। पर हमारे पास भी तो F-16 के सोर्स कोड नहीं है। हमें F-16 की जो थी ना इम्पोर्टेंस, वो JF-17 और J-10C के बाद कम हो गई। वो एक सेगमेंट है, एक पार्ट है हमारे ओवरऑल सिस्टम का, जिसके सोर्स कोड नहीं है। लेकिन जो राफेल है, दैट इज द मेन स्टे ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ने अपना प्लान बनाया, किसी भी एयरफोर्स का, सोरवर्दी साहब, 3 कंपोनेंट होते हैं: हैवी एयरक्राफ्ट, मीडियम लेवल एयरक्राफ्ट और लाइट एयरक्राफ्ट। तो मीडियम इज द मेन, जो उसका मेन स्टेज या बड़ा कंपोनेंट होता है उस एयरफोर्स का। हैवी भी कम होते हैं और लाइट भी कम होते हैं। तो मीडियम एयरक्राफ्ट की डोमेन में हमने प्लान बनाया चाइना के साथ एक सिस्टम बनाने का, विच वॉज JF-17। इंडिया ने प्लान बनाया रशिया के साथ तेजाज को बनाने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट्स ने तेजाज को शेल्फ किया और किकबैक्स की खातिर ऑफ द शेल्फ जहाज खरीदना शुरू कर दिए, जो उन्होंने राफेल खरीदे। वो आपको एडवांटेज पाकिस्तान की आपको नजर आ गई है May 25 में, कि हमारे सिस्टम इंटीग्रेटेड थे, उनके सिस्टम इंटीग्रेटेड नहीं थे। हमारे पास J-10 और J-17 के सोर्स कोड हमारे अपने हैं। आप ये कह रहे हैं कि हमें उनके सोर्स कोड कहीं से हमने लेने नहीं है, वो हमारे अपने डेवलप्ड सोर्स कोड है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जब जॉइंटली ये काम हुआ है चाइना के साथ, तो आपके एवैक सिस्टम, आपके एयरक्राफ्ट सिस्टम, आपके रडार सिस्टम, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। मैं यहाँ पे कमेंट करना चाहूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स की एफर्ट्स को, कि ये जो काम हुआ है ये ओवरनाइट नहीं हुआ। दिस इज एन एफर्ट, कंजेक्टिव एफर्ट ऑफ एयर चीफ्स, जो कि पिछले, मैं समझाऊं, 1 से 2 दहाइयों में फैली रही है। कि उन्होंने एक विजन के मुताबिक फ्यूचर के चैलेंजेस को देखा। 2019 में जब इंडिया ने एक पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स की थी, उस वक्त भी हमने बड़ा खूबसूरत उन्हें रिस्पांस दिया। लेकिन उससे ऑनवर्ड्स एयरफोर्स ने फर्दर अपने सिस्टम्स को बिल्ड किया। तो हम चूंकि ज्वाइंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं JF-17, तो हमें किसी से सोर्स कोड लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने बात की कि संदूर 2 जारी है टेररिज्म की शक्ल में, और वो बजरिया अफगानिस्तान जारी है। हमने बहुत सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान में, लेकिन हमें मतलूबा नताइज तो नहीं मिले हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर मैं कहूंगा कि 2 डोमेन्स हैं, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल डोमेन में तो डेफिनेटली हमने, हमारे पास बड़ी पावर है अल्लाह ताला के फजल से, और हमने स्ट्राइक्स भी की। अनकन्वेंशनल डोमेन है, वो लॉन्ग ड्रॉन होती है और उस पर सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए। अगर मैं आपको यूएस की मिसाल दूं, तो यूएस ने चंद हफ्तों में इराक के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन अनकन्वेंशनल डोमेन में यूएस इराक में 10 साल लड़ता रहा और फाइनली उसे वहां से निकलना पड़ा। सेम हैपेंड इन अफगानिस्तान, 20 साल यूएस लड़ता रहा। सो मेरे नजदीक, मैं तो, मेरे बेसिक आर्गुमेंट ये है कि लड़ के अगर स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में आ सकती होती तो अभी तक आ चुकी होती। हमें अपनी स्ट्रेटेजी को रिव्यू करना चाहिए।
और स्ट्रेटेजी हमें लेनी चाहिए इंटीग्रेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली। और वो सोहरवर्दी साहब होगी, वो चाइना के स्पेयर हेड के साथ होगी। और वही एक रास्ता है जिससे कि आप अफगानिस्तान को लड़ाई के रास्ते से हटा सकते हैं। अगर आप पुरानी मूवीज देखें तो जापानीज वर मोर फेरोशियस फाइटर्स देन अफगानीज, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2। लेकिन वही जापानीज आज सुपर सिविलाइज सोसाइटी है दुनिया की। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थी जो कि चेंज लाई है। तो लड़ाई अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोल्यूशन नहीं है। तो फिर पाकिस्तान तो अभी कहता है कि मैंने अपने स्ट्राइक्स जारी रखनी है, हम तो कोई सीज फायर करने के लिए तैयार नहीं है। वो डेफिनेटली देखें, दो तीन इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि अमेरिका बहादुर, जिनको हम अपना बहुत खैरखा समझते हैं, वो जहाँ पे ह्यूज स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स छोड़ के गया। क्या उसका मोटिव था वो हमारे लिए है, दैट इज अप टू अस टू एनालाइज एंड डिसाइफर। वेयर एज उस स्टॉक पाइल का कोई डिस्पोजल होना चाहिए था। यही काम सोवियत यूनियन ने किया था जब वो निकले थे यहाँ से। और पाकिस्तान ने वो सारे का सारा ब्रंट फेस किया। कई डिकेड्स तक वो स्टॉक पाइल हमारे खिलाफ यूज होता रहा। अब अमेरिका बहादुर यहाँ पे वो स्टॉक पाइल छोड़ गया है जो कि हमारे खिलाफ यूज हो रहा है। सो सेकंड इशू ये है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ कलूड कर रहा है। सो पाकिस्तान के पास जो दो मेजर लेवरेजेस हैं, एक स्ट्राइक्स और एक बॉर्डर का बंद होना, ये बहुत पोटेंट लेवरेजेस हैं। और जो बॉर्डर का बंद होना है वो ज्यादा सीरियस इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जब वहां पे के तरसीलात महंगी होंगी, लोग आवाम जो है वो चीखना शुरू करेगी, तो अफगानिस्तान को एक पिंच फील होगा। तो मेरे नजदीक ये दोनों की जो कंबाइंड एफर्ट है, दिस इससे पहले भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है वो ड्रॉप हुए हैं, खत्म नहीं हुए, जीरो पे नहीं गए। लेकिन अगर आप 25 के एंड को जेन में रखें और 26 के फरवरी को जेन में रखें तो आपको महसूस होगा कि अब एक्ट्स ऑफ टेररिज्म बहुत कम है। हम्म, लेकिन ये कि एक सस्टेन्ड एफर्ट चाहिए होगी। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सेटलमेंट हो जाएगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सेटलमेंट तो वर्दी साहब तब होगी जब हम चाइना की तरफ देखना शुरू करेंगे अमेरिका की निस्बत। हम्म। मेरे नजदीक अमेरिका का ऑब्जेक्टिव हमारे रीजन में स्टेबिलिटी नहीं है। हम्म। मैं यहाँ पे जॉर्ज फ्रीडमैन की बुक कोट करना चाहूंगा, नेक्स्ट 100 ईयर्स, हम्म। जिसमें उसने लिखा था कि यूएस का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। और हम देख रहे हैं कि इसराइल को वहां पे रखने का मकसद ही यही है कि वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करे मिडिल ईस्ट में। हम्म। सेम वे मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रीजन में भी अगर स्टेबिलिटी होती है तो उसकी एडवांटेज चाइना को होगी, और अमेरिका कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी एडवांटेज चाइना को हो। तो हम्म। अगर हम चाइना की तरफ देखना शुरू करेंगे और चाइना की स्पेयर हेड के साथ इस रीजन में मूव्स होंगी, तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग लाइवलीहुड कि हमारे इशू सेटल हो विद अफगानिस्तान। पर जो इंडियन पैसा लगाते हैं अफगानिस्तान में, वो तो देखें, ब्राइब मनी है, वो तो अंडर अंडरवर्ल्ड मनी है, वो उसका तो कोई जोड़ नहीं है ना। हम देते हैं कि स्ट्रीमलाइन से ट्रेड देते हैं, वो देते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुबई के अकाउंट से, अमेरिका के अकाउंट से, उसका क्या मैच करेंगे हम अफगानिस्तान के मैं जो आपको बताता हूँ वॉरलॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ हमारे रीजन में खूबसूरती ये है कि ये बायलैटरल इशू नहीं है, दिस इज अ हम्म। ट्राइलेटरल इशू। हम्म। हम इंडिया के खिलाफ हैं, हम्म। इंडिया के विज़ावी हम वी आर लिटिल इन अ वे स्मॉलर। इंडिया चाइना के खिलाफ है, हम्म। विज़ावी चाइना इंडिया स्मॉलर। हम्म। तो हम क्यों नहीं अपनी एफर्ट्स को एलेबोरेट करते कि यही पैसा जो इंडिया लगा रहा है, इंडिया ने ईरान में लगाया था $35 मिलियन चाबहार के लिए। हम्म। अमेरिका ने कितना लगाया, ना सॉरी, चाइना ने कितना लगाया, $400 बिलियन। हम्म। तो अगर पाकिस्तान इंडिया को मैच नहीं कर सकता तो इंडिया चाइना को मैच नहीं कर सकता। इंडिया अगर बात करता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स में तो चाइना बात करता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। इट इज ओनली इशू, जैसे मैंने शुरू में कहा है, कि पाकिस्तान और चाइना के इंटरेस्ट कन्वर्ज हो रहे हैं विजा वी अफगानिस्तान, विजा वी दिस रीजन। जब इनकी कन्वर्जेंस परफेक्ट हो जाएगी, हमारी अलाइनमेंट सीधी हो जाएगी, तो ये जो इशू इंडिया के हैं ये भी सेटल हो जाएंगे। आखिर में आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका का जो ये हनीमून है,
ये कहाँ जाके ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज़ अ ब्रेक। किस दिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ट्वीट हमारे खिलाफ आ जाएगा? देखिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हाँ। हमें ये देखना है कि दो ताकतें हैं, एक चाइना और एक अमेरिका। अमेरिका जो है हुँ, एक दूर की ताकत है, डिस्टेंट पावर है। हुँ, जैसे ब्रिटेन ने श्रिंक किया था, अमेरिका ने भी एक दिन श्रिंक करना है और कर रहा है। चाइना जो है वो हमारा नेबर है, उसने हमेशा से इधर रहना है। अमेरिका ने में हमेशा से यूज किया ट्रांजैक्शनल एज अ हुँ, क्लाइंट, हुँ, यूज किया, फेंका, यूज किया, डिस्कार्ड किया, अभी भी यही होगा। चाइना आपके साथ खड़ा रहा थ्रू थिक एंड थिन, चाहे मुश्किल वक्त था, आसान वक्त था, चाइना आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहा। तीसरा जो मेजर फैक्टर है कि चाइना इज अप द हिल, चाइना ऊपर जा रहा है, अमेरिका इज डाउन द हिल, अमेरिका का पावर कम हो रही है। हुँ। हम डेफिनेटली अमेरिका के साथ दुश्मनी तो नहीं ले सकते, वो मकसद भी नहीं है, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो चाइना के साथ लिंक्ड है। और मैं ये समझता हूँ कि ये दिस इज अनदर ब्लेसिंग ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, कि अल्लाह ताला हमें इतनी खूबसूरत अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम लड़ाई के रास्ते से हट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पे आ सकते हैं। तो जब ये चाइना के साथ आपकी अलाइनमेंट और ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, अगर आप सी पैक एग्जीक्यूट करेंगे, ना सिर्फ अमेरिका के साथ आपकी रिलायंस कम होगी, बल्कि इंडिया विल ऑल्सो बी कट टू साइज। ये जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज जस्ट मैटर ऑफ कंजेक्चरिंग असेसमेंट। हमारी जो इनके साथ अमेरिका के साथ है, दिस इज रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन जो इंडिया के साथ है वो उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। सो इट जस्ट मैटर ऑफ टाइम। प्रेसिडेंट ट्रंप इज नॉट फॉर एवर, अमेरिका इज फॉर एवर, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज फॉर एवर। आप देखेंगे एट बेस्ट शायद प्रेसिडेंट ट्रंप के होते हुए हमारे साथ कोई ये प्यार मोहब्बत चलता रहे, उसके बाद चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, लोग चाइना से बड़े नाउम्मीद हैं समरे साहब। वो कहते हैं चाइना अपने एलाइज़ का साथ नहीं देता। देखें, उसने वेनेज़ुएला पे खामोशी रखी। इतना बड़ा उसका वेनेज़ुएला इत्तेहादी था, उस वेनेज़ुएला के साथ नहीं खड़ा हुआ। इतनी उसकी $400 बिलियन की ईरान में इन्वेस्टमेंट है, आपने भी बताया। लेकिन वो ईरान के साथ भी वैसे खड़ा नज़र नहीं आया जंग में। कोई ना ब्लॉकेड खोलना चाहता है, ना वो, मेरा मतलब है कि ईरान के साथ उस तरह कहता है कि ईरान पे हमला, मेरे पे हमला। भई चाइना अपने एलाइज़ का वो साथ नहीं देता जो अमेरिका अपने एलाइज़ का देता है। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। मैं भी चाइना को कहता होता था कि आप यू आर नॉट एक्टिंग लाइक अ सुपर पावर। हुँ, आप सुपर पावर के लिए बड़ी पावर, मैं तो सुपर पावर तो हुँ, इज अ बड़ा लफज है। क्योंकि मैं ये कहता था कि अगर आपके एम्बिशंस हैं इस रीजन में, तो उसके लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे लड़ाइयाँ कम हो। हुँ, अगर इस रीजन में लड़ाइयाँ रहेंगी तो आपके एम्बिशंस पूरे नहीं हो सकते, वो तो सी पैक तो नहीं बन सकता अगर यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी। तो इसमें आपकी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चाइनीज आर वेरी प्रूडेंट हुँ, और बड़े कूल हैं। वो लॉन्ग टर्म में देखते हैं। अमेरिका जो है उसकी कोशिश है कि चाइना को वो ड्रॉ इन करे फाइटिंग में, हुँ, डायरेक्टली और थ्रू अ प्रॉक्सी। हुँ, चाइना अभी तक उस चीज को अवॉइड कर रहा है। हुँ, वेनेजुएला बहुत एक डिस्टेंट कंट्री था, उसकी सिचुएशन डिफरेंट थी, और ईरान की सिचुएशन टोटली डिफरेंट है। मैं हुँ, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग जो 2025 थी, उसमें भी चाइना स्टूड बिहाइंड पाकिस्तान लाइक अ रॉक। और हुँ, चाइना ने यहां तक स्टेटमेंट दी थी कि विल गो टू एनी लिमिट टू इंश्योर इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। और ये बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर था पाकिस्तान के लिए। ईरान के केस में भी जायरन हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें हैं लाइक बैटल फील्ड अवेयरनेस, टारगेट्स की इंफॉर्मेशन, ये चीजें डेफिनेटली ईरान ने की है। वरना इतनी प्रिसियन स्ट्राइक्स, नो सॉरी, चाइना ने की हैं, इतनी प्रिसियन स्ट्राइक्स ईरान की शायद मुमकिन ना होती। अब जो आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो ऑप्शंस नहीं एक्सरसाइज कर रहा, लाइक यूज ऑफ ब्रूट फोर्स, बूट्स ऑन ग्राउंड, न्यूक्लियर वेपन्स, वो क्यों ऑप्शंस एक्सरसाइज नहीं कर रहा? बिकॉज देर इज द थ्रेट, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। एक आध अभी हेक्सेथ, पीट हेक्सेथ ने खुद एडमिट किया है कि रशियन, सॉरी, चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स 20 मिनट्स पे हम हमारे शिप्स को सिंक कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जैसे पाकिस्तान के पास PL-15 था, क्या ईरान के पास भी MC-103 है, विच इज नोन एज एयरक्राफ्ट कैरियर किलर? अगर है तो अमेरिका कभी भी ये चांस नहीं लेगा कि वो अपना कोई एक जो है शिप जो है वो सिंक करवा ले। तो मेरे नज़दीक ईरान चाइना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन ये कि नॉट लाइक ओवर्ट जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं।
बहुत शुक्रिया समरेश साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।